वक्फ संशोधन बिल यहाँ पे आज कल पास कर दिया गया है सर। वक्फ संशोधन बिल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है वो कल लोकसभा से पास हो गया और आज राज्यसभा में पेश हुआ है। यहाँ भी उम्मीद ज़्यादा है कि पास हो जाएगा। जब दोनों जगह से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत होगा और उसके बाद फिर वो मतलब अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। यही प्रक्रिया होती है। पहले संसद के दोनों सदनों में पास होता है बिल, फिर राष्ट्रपति के दस्तखत से वो कानून बनता है। अब मैं दर्शकों को समझाता हूँ ये मामला क्या है। देखिए, वक्फ शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और वक्फ का मतलब होता है समर्पण। तो यदि हाँ, वही समर्पण। यदि कोई मान लीजिए मुसलमान है और वो अपने किसी संपत्ति के हिस्सा को समर्पित कर देता है किसी धार्मिक कार्य के लिए, मान लीजिए किसी मुसलमान ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरी ये जो ज़मीन है इस पर कब्रिस्तान बनाई जाएगा या मस्जिद बनाई जाएगी, तो वो जो संपत्ति होती है वो वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है। और हिंदुस्तान में दो बड़े वक्फ बोर्ड हैं, एक शिया वक्फ बोर्ड और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, क्योंकि ये मुसलमानों के दो बड़े धड़े हैं, शिया और सुन्नी। अब देखिए, वक्फ बोर्ड का ये जो सिस्टम है मतलब कई सौ साल पुराना है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत ज़मीन है। कहते हैं कि भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के ही अधीन है। अब देखिए, ये जो वक्फ बिल लाया गया है, ऐसे तो हर बात में कहा था कि जन कल्याण के लिए, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी ने मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। मुसलमानों के साथ षड्यंत्र हो रहा है। बहुत बड़ी साजिश की है। और साजिश ये है कि दर्शकों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालिक है गौतम अडानी, पूंजीपति मालिक है। हाँ, मालिक है मोदी जी का। हाँ, मोदी जी अडानी के एकदम चपरासी हैं। तो दोनों ने ये की षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकार पहले ले लेगी, अधिग्रहण कर लेगी और उसके बाद निजीकरण के नाम पर उसको गौतम अडानी के चरणों में अर्पित कर दिया जाएगा। पहले भी इस देश में हुआ है पिछले 10-11 बरस में कि बहुत सारी राष्ट्रीय संपत्ति को अडानी को दे दिया गया है, हवाई अड्डों को अडानी को दे दिया गया है, रेलवे की संपत्ति को अडानी को दे दिया गया है, बंदरगाहों को अडानी को दिया गया है, कोयला खदानों को दिया गया है। तो अब गौतम अडानी की गिद्ध दृष्टि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है और उसने नरेंद्र मोदी को आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेकर हमारे चरणों में अर्पित कर दो। जी, ये मुसलमानों के साथ न्याय होगा? क्या न्याय होगा? नहीं, ये विशुद्ध अन्याय है, बेइंसाफ़ी है, बिल्कुल गलत है। कुछ मुसलमानों का कहना है कि जो अभी जो पार्टियां हैं जो उनके सपोर्ट में नहीं आई, जैसे जदयू, बिहार में जदयू और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, लोजपा रामविलास और चंद्रबाबू नायडू, ऐसा कहा जा रहा था कि ऐन मौके पे गच्चा दे देंगे, उनके बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। ये जितनी पार्टियां आपने कही, चाहे जदयू हो या तेलुगु देशम हो या लोजपा हो या हम हो, ये सारी पार्टियां एनडीए का घटक दल हैं, मतलब भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं। और ये सारी पार्टियां सत्ता की मलाई चाट रही हैं भाजपा के साथ मिलकर, है ना। तो इनके मंत्री केंद्र में शामिल हैं, जदयू के ललन बाबू हैं, हम के जीतन राम मांझी हैं, लोजपा के चिराग पासवान हैं। तो क्या ये लोग मुसलमानों के लिए सत्ता की मलाई चाटना बंद कर देंगे? इतनी महानता तो अभी नहीं आई है। तो इसलिए लोगों ने मुसलमानों को वोट उनको नहीं चाहिए। अब मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए इफ्तार पार्टी करते हैं सर। फिर वही है, बिहार में पलटू राम ने जो इफ्तार पार्टी की, मुसलमानों ने उसका बहिष्कार किया। पलटू राम अब कह रहे हैं पलटू राम पे जेल भी हो जाता है कहने पे। हाँ, तो अच्छा है, मैं भी थोड़ा दिन जेल में रहूँगा। तो क्या है कि पलटू राम ने जो इफ्तार पार्टी की उसमें मुसलमानों ने मतलब ये किया, उसका बहिष्कार किया। और ईद के दिन में पलटू राम गए थे गांधी मैदान नमाजियों से मिलने के लिए, तो वहाँ भी वक्फ बिल का मामला उठाया गया था। तो ये तो नवंबर के चुनाव में इन लोग को सबक सिखाया जाएगा, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या पलटू राम हो, सबको मुसलमान सबक सिखाएंगे। जी। तो जैसे भी यादव आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी पे कि नीतीश कुमार जी की जो तबीयत वो सही नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते बल्कि उनके डिक्के बॉस है वो सारा काम करते हैं। वक्फ बोर्ड पर भी उनसे कोई राय लिया नहीं गया, उनके जो सांसद है वो अपना राय दे दिए हैं। अब ये बात तो बहुत हद तक सही होता, तो पूरा बिहार देख रहा है कि जो पलटू राम है वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो गए हैं। उनकी जो हरकतें हैं असामान्य होती जा रही हैं। अभी देखिए, राष्ट्रगान का मामला हुआ था, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रगान हो रहा था और एक स्कूल का बच्चा को मालूम है कि राष्ट्रगान के समय उछल कूद नहीं करनी चाहिए और पलटू राम बंदरों की तरह उछल कूद करते देखे गए, है ना। अरे भाजपा लोग तो झूठ बोलने के लिए पैदा ही हुए हैं दुनिया में। उसके बाद फिर आप देखें कि एक महिला को अभी हथौड़ी पर अमित शाह का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक महिला को पकड़ के पलटू राम कैमरे की तरफ कर रहे थे, है ना। उस महिला का अपमान कर रहे थे क्या? ऐसे महिला को छुना मतलब इसकी मर्जी के बिना तो फ्रेम में ला रहे होंगे कि इस साइड देखिए। ये तो आप जदयू प्रवक्ता वाली भाषा बोल रहे हैं।
है ना, ऐसे कोई भी आपत्तिजनक है किसी महिला को इस तरह से पकड़ना, है ना। इसलिए आप देखिएगा महिलाओं की सुरक्षा जांच भी महिला पुलिसकर्मी ही करती है, क्यों नहीं पुरुष पुलिसकर्मी से कराता है। तो कभी पलटू राम बोल देते हैं, ये शहीद दिवस का कार्यक्रम था 30 जनवरी को, तो उसमें पलटू राम मतलब जब शहीदों के लिए मौन रखना था तो ताली पीटने लगे थे। उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, और आप लोग उनको कह रहे हैं कि इनको मानसिक स्थिति खराब है। अब पार्टी के लोग तो अपना चमचा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं ना। पार्टी वाले लोग चमचा रहते हैं। हाँ हाँ, तो और क्या रहते हैं, पार्टी के लोग तो अपना चमचा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, है ना। तो कोई निर्लज्ज कुमार है, वो उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, तो उन लोग का क्या। नीरज कुमार है कि निर्लज कुमार है? अब हम तो निर्लज्ज कुमार ही बोलते हैं, हो सकता है माँ बाप ने नाम नीरज कुमार रखा हो। जी, तो वो निर्लज है। हाँ, मैं तो उनको निर्लज्ज कुमार ही कहता हूँ जी। देखें कि बिहार विधान परिषद में काफ़ी नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोक झोंक होते रहता है। एक वीडियो काफ़ी चल रहा था विवाद में, उस वक्त वो बोल रहे थे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ है, ये तो लालू जी का ना पटिया है जी, अब क्या मैं कहूँ, अब तो तुमको ऐसे ही बैठा दिया है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, उसमें तो नीतीश कुमार एकदम बोले तू कौची है, तू कौची है। इस तरह से तो गांव में चापाकल पर जाहिल औरतें लड़ती हैं, है ना। इन्होंने विधान परिषद की बिल्कुल मर्यादा भंग कर दी है पलटू राम ने, और विधान परिषद में वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे गांव के चापाकल पर जाहिल औरतें और अनपढ़ औरतें लड़ती हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है बिहार का, इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है जी। सम्राट चौधरी को भी जानते हैं सर? क्यों नहीं जानूंगा। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि आए दिन जो भी अपराध हो रहा है बिहार में, अपराधीकरण का, उसमें जितने भी क्रिमिनल हैं वो सभी यादव हैं। अब ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है ना। तो सम्राट चौधरी की जाति के लोग कोई नहीं है, वो लोग क्या सब सत्य हरिश्चंद्र के क्या अवतार हैं। ये सब बहुत जातिवादी है, एकदम आपत्तिजनक बयान है, और इसके लिए मैं सम्राट चौधरी की निंदा करता हूं, और मैं उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ राम भक्त को दिखाता हूं। ये सुनील पांडे है, ये वरिष्ठ राम भक्त है, भाजपा का नेता है। इसका बेटा विशाल प्रशांत तराड़ी से भाजपा का विधायक है, और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 है, AK-47 है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिल गया था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रहे थे। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर भी रेड होना चाहिए, लेकिन चूंकि बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। IPS और IAS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। हाँ हाँ, बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं जी। इतना कमजोर अच्छा, हो एक बात गए। बताइए, चलिए, वो इस तरह से यादवों को क्यों टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी? अब ये तो उनसे जाके पूछिए, उनके दिमाग में इतना जात पात का जहर भरा हुआ है, इसलिए टारगेट कर रहे हैं, है ना। कल कोई कोयरी को टारगेट कर दे तो उनको कैसा लगेगा। एक और वीडियो उनका वायरल हो रहा है, वो बोलते हैं ना कि हमें पहचान इसलिए मिला, वो खुद बोल रहे हैं कि हमको पहचान इसलिए मिला क्योंकि हम एक नेता को पूरा गाली दिए, तो हमारा पूरा प्रदेश हमको जानने लगा कि हम सम्राट चौधरी हैं। इससे उनकी घटिया सोच की पहचान होती है कि भगत सिंह की पहचान हुई फांसी पर लटकने से, शहीद हो जाने से, और सम्राट चौधरी की पहचान हुई गाली बकने से। आप खुद समझ जाइए उनका क्या लेवल है ना। और मैं उनको याद दिला दूं कि उनके पिता जो शकुनी चौधरी थे, वो भी जंगल राज के महान स्तंभों में से एक थे जी। आए दिन जो भी आता है बिहार में, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, चाहे मोदी जी आते हैं, चाहे कोई भी आते हैं, आए दिन लालू यादव को टारगेट क्यों करते हैं उन लोग? अब ये करते उनकी राजनीति है, इसलिए टारगेट करते हैं, क्योंकि लालू यादव तो अभी राजनीति में है नहीं, उनके बेटे हैं, तो उनको बेटे को टारगेट करना चाहिए। नहीं देखिए, लेकिन लालू यादव ने पूरी तरह संन्यास भी तो नहीं लिया है। आज की तारीख में भी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव ही है ना। ऐसा नहीं कि वो मतलब हिमालय चले गए हैं कमंडल लेके। आज की तारीख में भी भले कितने भी बीमार हों, कुछ भी हों, लेकिन आज की तारीख में भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, तो इसलिए उनको तो उनके विरोधी टारगेट करेंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लालू का भूत इनको कहीं ना कहीं डरा भी रहा है। इन्होंने लालू परिवार को तोड़ने की बहुत से कोशिश की, डराने की, ईडी के माध्यम से, CBI के माध्यम से, इनकम टैक्स, ये सब, तभी लालू को नहीं डरा पा रहे हैं, तो खुद डर गए हैं जी। क्या लग रहा है बिहार में या पूरे भारत में लालू यादव उनके लिए TRP हैं या उनसे बड़े नेता हैं? अब पूरे भारत की तो बात मैं नहीं करा, क्योंकि लालू यादव कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार में तो लालू यादव एक भाजपा के लिए बड़ा खतरा बने ही हुए हैं। और लालू यादव ने ही आडवाणी को पकड़ के जेल की हवा खिला दी थी, तो उसका भी डर कहीं ना कहीं तड़ीपार को भी रहता है, मोदी जी को भी रहता है जी। क्या लग रहा है बिहार में जब 1990 से 2005 तक सरकार रहा, उस सरकार को बोला जाता है कि जंगल राज की सरकार रहा, वो काफ़ी आपराधिक हुए थे लालू राज में? नहीं हुए होंगे अपराध,
मैं ये नहीं कहता जंगल राज हुआ होगा उस समय, तो शहाबुद्दीन का नंगा नाच था, बहुत का नंगा नाच था, लेकिन आज भी तो वही स्थिति है। आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। चपरासी, आज्ञाकारी, बस चपरासी नहीं मैंने कहा, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। जैसे वो कहेंगे वैसे सुनेंगे। हाँ, वही करेंगे। अभी देखिए ये स्थिति है कि मतलब अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है और मुझ पर ताव दे के, और पलटू राम के साथ उसकी बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। जिस मुख्यमंत्री के साथ 5 मिनट की फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री को बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए, वो मुख्यमंत्री 5 घंटे गुफ्तगू करते हैं। और आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन जेल में उसको सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है, वो अपनी पत्नी विधायक नीलम देवी से बात करता है। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री को बोला जाता है कि सुशासन बाबू हैं, उनको पर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का केस नहीं है। ठीक है, लेकिन माफिया डॉन के तो चपरासी बने हुए हैं ना। और फिर मैं याद दिलाऊं कि 2 साल पहले इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को, है ना, रिहा करा दिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, और राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल देते हैं। जी, लास्ट सवाल सर, 2025 में चुनाव है, 25 में चुनाव को लेकर आपकी क्या राय क्या लग रहा है कि कौन सा सरकार को सत्ता में आना चाहिए या आने वाली है? मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में पलटू राम को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। दोस्तों, आपने देखा कि ये थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी।